हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक न्यू टॉपिक, जिसका नाम है, जो ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा, डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, तो आज से मैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें सबसे पहला जो हमारा यूनिट है वो है इंडोक्राइन। ठीक है, और इंडोक्राइन में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। ठीक है, उसके बाद थायराइड ग्लैंड भी आएगा, फिर पैराथायराइड ग्लैंड आएगा, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर आप पहली बार अगर आप डायबिटीज़ मेलाइटस पढ़ रहे होंगे, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आए, ताकि आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या फिर जो भी एग्ज़ाम हो और उसमें अच्छा कर पाएँ। ठीक है, और आप अगर इस टॉपिक को पहले पढ़ चुके हो, तो आप इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। आपको बेनिफिट होगी रिवीजन पर्पज़ के लिए भी इस वीडियो से। ठीक है दोस्तों, तो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमन डिजीज़ है। मतलब सारे घरों में एक ना एक व्यक्ति को डायबिटीज़ होता ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल ही कुछ ऐसा है। हम आस-पास जो भी हम चीज़ खाते हैं, या फिर जो चीज़ें हम इतने स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है वो अफ़ेक्ट होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन पे भी कुछ प्रभाव पड़ता है, और ऐसे करके हमारा ब्लड शुगर हाई हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है, कौन सा स्टेज में होता है, क्या होता है, सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। बस अभी ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए, और डायबिटीज़ होने के बहुत सारे रीज़न हैं, एक रीज़न नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ पेशेंट हम लोग देखते हैं आसपास हमारे घरों में। ठीक है, तो आज से हम लोग पढ़ते हैं डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ क्या होता है? इंक्रीज़ इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो आप बोलोगे कि भाई ब्लड ग्लूकोज क्यों बढ़ गया है? तो देखिए, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है, उसको कंट्रोल मेनली दो हार्मोन करते हैं। सबसे पहला हार्मोन है ग्लूकागॉन, ठीक है, और दूसरा हार्मोन है इंसुलिन, जो कि पेनक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रेट होता है। और ग्लूकागॉन कहाँ से सिक्रेट होता है? पेनक्रियाज के अल्फा सेल से। अब आप बोलोगे पेनक्रियाज क्या होता है? तो पेनक्रियाज क्या है? एक ग्लैंड है। तो आप बोलोगे ग्लैंड क्या होता है? तो ग्लैंड क्या है? ग्लैंड एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन। तो ग्लैंड एक ऑर्गन है, जिसका क्या काम है? हमारा हाथ एक ऑर्गन है, जिसका क्या काम है? मूवमेंट करना। ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं हाथ से। ब्रेन एक ऑर्गन है, जिससे क्या करते हैं हम लोग? थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वैसे ही ग्लैंड एक ऑर्गन है, जिससे क्या होता है? हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, ग्लैंड क्या है? ग्लैंड वैसा ऑर्गन है या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स है, जिससे हार्मोन सिक्रीट होता है। अब आप बोलोगे कि हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, जो कि क्या ऐसे काम करता है हमारे बॉडी में। ये करता है, एक्ट्स लाइक अ मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर है हार्मोन, जो कहाँ से सिक्रेट होता है? ग्लैंड से सिक्रेट होता है। तो ऐसे ही एक पेनक्रियाज भी ग्लैंड है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं? अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन सिक्रेट होता है, और बीटा सेल से क्या सिक्रेट होता है? इंसुलिन, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमारे ब्लड में कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हार्मोन का डिफिनेशन हम लोग जान लिए, क्या होता है हार्मोन? हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। न्यूट्रिएंट क्या होता है आप लोगों को पता होगा, न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हार्मोन क्या है? एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, विच एक्ट्स लाइक केमिकल मैसेंजर। ठीक है, ये क्या कंट्रोल करता है? हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल को कंट्रोल करता है। हमारा मूड कैसा होगा, यह हार्मोन की वजह से ही तय होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव लाइफ कैसा होगा किसी भी पर्सन का, वो हार्मोन की वजह से ही डिसाइड होता है। तो हार्मोन का बहुत रोल है हमारे बॉडी में। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि हार्मोन क्या होता है। ठीक है, तो पहले लिखिए, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ हार्मोन। हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन का डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, दैट इट इज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, ओके, विच acts like what? chemical मैसेंजर। ये क्या करता है? ये एक्ट्स लाइक अ केमिकल मैसेंजर। ठीक है, ये क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स मूड, एनर्जी एंड रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं।
ETC। ठीक है, हार्मोन क्या है? एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है विच एक्ट्स लाइक केमिकल मैसेंजर, इट कंट्रोल मूड्स, एनर्जी एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, आप बोलोगे कि केमिकल मैसेंजर क्या होता है? तो केमिकल मैसेंजर वो होता है जो कि हमारे किसी भी पार्टिकुलर जगह पे, हमारे बॉडी में किसी भी जगह पे जाएगा और वो मैसेज देगा कि भाई बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसको आप होमियोस्टेसिस मेंटेन करो, उसको सही करो। ये किसका काम है? हार्मोन का ही काम है। ठीक है, और मैंने बताया ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड होता है ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर ऑर्गन जहाँ पे हार्मोन रहते हैं और वहाँ से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड्स क्या होता है? ग्लैंड्स क्या है? ये है ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर ऑर्गन विच सीक्रेट हार्मोन। ठीक है, क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर ऑर्गन विच सीक्रेट हार्मोन। अब देखिए, ग्लैंड 3 टाइप का होता है, मेनली हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, फिर होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और होता है मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? इंडोक्राइन वैसे ग्लैंड होते हैं जिनके पास डक्ट नहीं होता है। मतलब मान लीजिए कि एक हार्मोन यहाँ से सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, एक हार्मोन है वो यहाँ से सीक्रेट हो रहा है और उसको यहाँ पर जाकर कोई केमिकल मैसेज देना है। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं यहाँ पे जाने के। एक तो इसके पास डक्ट है, तो डक्ट के थ्रू यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पर जाकर मैसेज को दे रहा है। ठीक है, ये हार्मोन है। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे ग्लैंड है, ठीक है, और ये डायरेक्टली कहाँ गया? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में गया, उसके बाद जो इसके टारगेट ऑर्गन है वहाँ पर जाकर बाइंड किया और उसके बाद फिर वहाँ पे मैसेज दिया कि भाई जो भी हो रहा होगा, अगर ब्लड ग्लूकोज हाई है तो वहाँ पे बताया ब्लड ग्लूकोज हाई है, लो है तो लो है। तो इस टाइप से समझ में आ गया कि तो इन दो जो जिनके पास डक्ट हो क्या करेंगे? उनके पास डक्ट है, यहाँ से सर्किट करेंगे और डक्ट के थ्रू यहाँ पे चले जाएंगे क्योंकि उनको यहाँ पे जाना था। अब कुछ ऐसे ग्लैंड हैं जिनके पास डक्ट नहीं है, तो वो क्या करें? तो वो अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं, फिर ब्लड के थ्रू फ्लो होकर उसका जहाँ पे रिसेप्टर होंगे वहाँ पर जाकर बाइंड करेगा और इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से होते हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। समझ में आ गया? तो क्या होता है? एक होता है हमारा एंडोक्राइन, ठीक है, बीच में मैं लिख देता हूँ मिक्स्ड, ठीक है, और फिर क्या होता है? एक्सोक्राइन। ओके, तो एंडोक्राइन के पास क्या होते हैं? इनको क्या बोलते हैं हम लोग? डक्टलेस ग्लैंड। मैंने बताया अभी इसमें क्या होता है? डक्ट नहीं होता है, ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में भेजते हैं। ठीक है, दे pour their secretion into blood। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड का? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में होता है, आप लोगों को पता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे फिर? एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें क्या होता है? हैव डक्ट। इसके पास डक्ट होता है, मतलब इसको किसी टारगेट ऑर्गन पे जाना होगा तो इसके पास डक्ट है, सीक्रेट होगा और डक्ट के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है सलेवरी ग्लैंड। जितने भी सलेवरी ग्लैंड होते हैं सब एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल है। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड हो गए। उसके बाद क्या हो गया हमारे? स्वेट ग्लैंड। नेक्स्ट क्या? सेबेसियस ग्लैंड। ठीक है, तो ये सारे ग्लैंड है। ठीक है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन होगा। और मिक्स्ड ग्लैंड में क्या होंगे? इसमें क्या होगा? बोथ इंडो प्लस एक्सो। मतलब इस कैटेगरी में जो ग्लैंड आएंगे इसके पास दोनों प्रॉपर्टी होगा। ये कुछ ऐसे हार्मोन सेक्रेट करेंगे जो डक्ट के थ्रू जाकर टारगेट ऑर्गन पे अपना इफेक्ट शो करेंगे, और कुछ ऐसे हार्मोन होंगे इस ग्लैंड में जो कि डायरेक्ट ब्लड में जाएंगे और फिर अपना इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? इनमें डक्ट होता भी है, डक्ट होता है और नहीं भी होता है, दोनों तरह से वर्क करते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैनक्रियाज।
पेनक्रियाज, ठीक है। इसको हम लोग हेटेरोक्लाइन ग्लैंड भी बोलते हैं, पेनक्रियाज को। इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोक्लाइन ग्लैंड, हेटेरोक्लाइन ग्लैंड, ओके। तो हम लोग पढ़ लिए अभी हार्मोन का डिफिनेशन। फिर हार्मोन का घर कहाँ होता है? तो ग्लैंड में। वो ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं और जाकर किसी टारगेट ऑर्गन पे जाएंगे और उसका और अपना इफेक्ट शो करेंगे। अब टारगेट ऑर्गन पे जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो आप डक्ट के थ्रू जा सकते हैं जो कि उस ग्लैंड के पास होगा, और एक ब्लड के थ्रू जा सकता है। जिस ऑर्गन के पास जिस ग्लैंड के पास डक्ट होगा उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जिसके पास डक्ट नहीं होगा वो डायरेक्टली ब्लड में जाएगा, उसको बोलते हैं इंडोक्राइन, ठीक है। इंडोक्राइन का एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्सोक्राइन का एग्जांपल क्या है? स्वेट ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। और हेटेरोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो कि कुछ सिक्रेशन को करते हैं डक्ट के थ्रू और कुछ को करते हैं विदाउट डक्ट डायरेक्टली इनटू ब्लड। तो उसमें कौन सा आता है? पेनक्रियाज। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो अब आते हैं हमारे, अब हम लोग अच्छे से डायबिटीज़ मेलाइटस को समझ सकते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि जो पेनक्रियाज के जो अल्फा सेल्स है वहाँ से ग्लूकागोन सेक्रेट होता है, और इस पेनक्रियाज के बीटा सेल से क्या सेक्रेट होता है? इंसुलिन, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है नॉर्मल से ज़्यादा, तब उस केस को बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल वैल्यू से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? डायबिटीज़। अब देखिए, अब जो हमारे ब्लड में जो आरबीसीज हैं वो क्या करते हैं? उसमें हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या करते हैं? ग्लूकोज को कैरी करते रहते हैं, ठीक है। तो उसका अमाउंट अगर ज़्यादा बढ़ गया तो उसको हम लोग मेज़र कर लेते हैं, और मेज़र करने के बाद बता देते हैं कि भाई जितने आरबीसी को ग्लूकोज कैरी करना चाहिए था वो उससे ज़्यादा कैरी कर रहा है, मतलब मोर देन नॉर्मल अमाउंट उससे ज़्यादा कैरी कर रहा है, इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ है, ठीक है। तो वो सब क्या टेस्ट होती है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि डायबिटीज़ का डिफिनीशन क्या होता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि डायबिटीज़ का डिफिनीशन क्या होता है? क्या होता है? दैट इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल हायर देन नॉर्मल वैल्यू। क्या होता है? इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज या फिर शुगर लेवल हायर देन नॉर्मल वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज़, ठीक है। अब डायबिटीज़ दो टाइप का होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो अब इंसुलिन आएगा और उस ग्लूकोज के इफेक्ट को कम करेगा, ठीक है। मतलब इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजता है, मतलब सेल्स को बोलता है कि तुम ग्लूकोज को जल्दी खाओ ताकि ब्लड में ग्लूकोज कम हो। ये इंसुलिन का काम है, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड ग्लूकोज को सेल्स में भेजता है ताकि जो ब्लड में ग्लूकोज वो कम हो। क्लियर हो गया? ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, इंसुलिन आया और उस ब्लड के ग्लूकोज को सेल्स पे भेज दिया तो ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया। सिंपल सी बात है, तो डायबिटीज़ ठीक हो गया। तो डायबिटीज़ को मतलब ठीक करने में इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ग्लूकागोन के एंटागोनिस्ट इंसुलिन काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, ठीक है। तो देखिए, अब ब्लड ग्लूकोज शुगर को कंट्रोल करने में मेनली कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं? तो कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं? हम लिखते हैं दैट ग्लूकागोन फ्रॉम अल्फा सेल्स ऑफ pancreas and insulin from beta cells of pancreas mainly control what? ब्लड शुगर या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्लियर हो गया? कौन कौन से हार्मोन मेनली इन्वॉल्व होते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में? तो ग्लूकागोन ये क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। ग्लूकागोन अगर ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में तो क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और अगर इंसुलिन ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, एंटागोनिस्ट है। क्लियर हो गया? तो डायबिटीज़ का डेफिनेशन क्लियर हो गया, कौन सा हार्मोन इसको कंट्रोल करते हैं पता चल गया। आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं
आगे डायबिटीज़ में। ओके, तो अब हम देखते हैं दैट सर्टेन टाइप्स ऑफ टेस्ट जिससे हम लोग पता करते हैं कि पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है और पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है। ठीक है, तो कुछ टेस्ट होते हैं जिनको हम लोग करते हैं जिससे हमें ब्लड ग्लूकोज पता चलता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम लोग शुगर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर। क्लियर हो गया। ये क्या होता है फास्टिंग? आप लोगों को पता है क्या होता है? जब हम लोग भूखे रहते हैं, 16 सोमवार की व्रत करते हैं, तो उसको बोलते हैं फास्टिंग। ठीक है, तो फास्टिंग क्या होता है कि जब हम सोचते हैं कि मान लीजिए मैंने अभी से सोचा मुझे फास्टिंग करनी है और मैंने 8 से 10 घंटे तक खाना नहीं खाया, उसके बाद जब मैं अपना ब्लड टेस्ट करूंगा तो उसको क्या बोलेंगे? फास्टिंग ब्लड शुगर। मतलब पेशेंट आएगा, उसको बोलना है कि भाई फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करना है, तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे कि आप रात में खाना मत खाओ, 8 से 10 घंटे तक खाना मत खाओ, उसके बाद ब्लड शुगर चेक होगा। तो फिर क्या होगा? उसको बोलेंगे हम लोग फास्टिंग ब्लड शुगर। इसका एक नॉर्मल वैल्यू होता है जो कि बिलो 100 होना चाहिए, लेकिन अगर ये 126 से ज़्यादा है इसका वैल्यू, इसका मतलब उसमें डायबिटीज़ हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, तो ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको कम मेजर करते हैं हम लोग, मेजर 8 to 10 आवर। ठीक है, आफ्टर फास्टिंग। ठीक है, मतलब फास्टिंग जब से स्टार्ट कर रहे हैं उसके 8 से 10 घंटे बाद इसको मेजर करते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 17 to 100 mg पर डेसीलीटर। बट डायबिटीज़ में के केस में क्या होगा? इसका वैल्यू हो जाएगा मोर देन 126 mg पर डेसीलीटर। तो बोलेंगे भाई पेशेंट क्या है, उसको डायबिटीज़ हो सकता है। ठीक है, मोर देन 126 अगर उसका फास्टिंग ब्लड शुगर होगा तो। नेक्स्ट डायग्नोसिस हम लोग क्या करते हैं इसमें? पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर। ठीक है, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर। ये क्या होता है? तो उसका जस्ट उल्टा होता है। फास्टिंग में हम लोग खाना नहीं खा रहे थे, इसमें क्या करेंगे कि आफ्टर मील लेने के 2 घंटे बाद हम लोग पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे। तो उस टाइम जो नॉर्मल वैल्यू है इसका पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर का, वो होना चाहिए बिलो कितना होना चाहिए? 140 होना चाहिए, बिलो 140। लेकिन अगर वो 200 से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे कि भाई पेशेंट डायबिटिक है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? ये कब होता है? 2 आवर आफ्टर मील इसका हम लोग टेस्ट करेंगे इसका। ठीक है, और कब इसको बोलेंगे कि पेशेंट डायबिटिक है? जब इसका वैल्यू क्या होगा? मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर इसका वैल्यू होगा, तो पेशेंट डायबिटिक हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, उसका नेक्स्ट है इसमें HbA1c। आप लोग इसका नाम बहुत सुने होंगे। HbA1c क्या होता है? ये है ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो वो जाकर आरबीसी के साथ स्टिक हो जाता है, फिर आरबीसी उसको कैरी करते हैं। और आपको पता है कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज होता है, मतलब अप्रॉक्स 3 मंथ होता है। तो अगर पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आरबीसी उसको कैरी कर रहा होगा। तो हम आरबीसी कितना ब्लड ग्लूकोज को कैरी किया है एवरेज अपने लाइफ स्पैन में, मतलब 2 to 3 मंथ्स में, उसको जब हम लोग मेजर करते हैं तो क्या पता चलता है कि उसका लेवल अगर ज़्यादा है तो बोलते हैं कि भाई डायबिटीज़ है। ठीक है, उसका नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए। तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग HbA1c को ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन जो है कितना, आरबीसी कितना जो है वो ग्लूकोज को कैरी कर रहा है, इसको वो बोलते हैं। ठीक है, इन देयर लाइफ स्पेन। तो ये बहुत बेस्ट मेथड है। ये क्या करता है कि ये बताता है एवरेज ग्लूकोज कैरिड बाय आरबीसी, मतलब अप्रॉक्स 2 to 3 मंथ्स का। ठीक है, अगर इसका वैल्यू मोर देन 6.5% हुआ
तो पेशेंट क्या हो सकता है, डायबिटिक हो सकता है। ठीक है, पेशेंट डायबिटिक हो सकता है। तो 3 चीज़ हम लोगों ने देख लिया। सबसे पहला क्या देखा कि सबसे पहला क्या देखा हम लोगों ने, फास्टिंग ब्लड शुगर। उसके बाद क्या देखा, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। फिर क्या होता है, HbA1c होता है। क्या होता है HbA1c, तो ये ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन एवरेज ग्लूकोज का लेवल बताता है हमारे ब्लड में, मतलब आरबीसी कितना उसको कैरी किया है। ये अगर 6.5% से कम है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो डायबिटीज़ हो सकता है पेशेंट को। और एक टेस्ट है ब्लड शुगर से ही रिलेटेड, वो है फास्टिंग ब्लड शुगर, सॉरी वो क्या है, रैंडम ब्लड शुगर। फास्टिंग तो हम लोग ऊपर देख लिए हैं। ठीक है, हम लोग फास्टिंग देख लिए, फास्टिंग के टाइम पोस्ट पेंडल देख लिए, खाना खाने के बाद आफ्टर मील HbA1c देख लिए। अब ये रैंडम ब्लड शुगर क्या होता है, रैंडमली हम लोग ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं पेशेंट को, मतलब वो खाना खाया है नहीं खाया है क्या है कुछ नहीं पता है, जो कि हम लोग अक्सर वार्ड में करते हैं, जब हम लोग वार्ड में ड्यूटी करते हैं क्लिनिकल। तो पेशेंट का आरबीसी लेते हैं, आरबीसी को क्या बोलते हैं, रैंडम ब्लड शुगर, मतलब कुछ पता नहीं है पेशेंट के बारे में तो ले रहा है। तो इसका वैल्यू अगर मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पेशेंट डायबिटिक हो सकता है। प्लस ये 200 से ज़्यादा आना चाहिए, प्लस इसके बाद कुछ पेशेंट को सिम्टम भी शो करना चाहिए पेशेंट, तभी हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट डायबिटिक है। तो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल सिम्टम्स, प्लस कुछ क्लासिकल सिम्टम्स होने चाहिए। ठीक है, प्लस क्लासिकल सिम्टम्स भी पेशेंट शो करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि पेशेंट क्या है, डायबिटीज़ है। तो क्लासिकल सिम्टम्स में क्या आते हैं, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला इसमें आता है पॉलीडिप्सिया, ठीक है, पॉलीयूरिया, थर्ड में क्या आता है, वेट लॉस। तो अगर ये तीनों क्लासिकल सिम्टम्स प्रेजेंट है अलॉन्ग विथ हायर ब्लड ग्लूकोज लेवल विच इज मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर, तो बोलेंगे कि पेशेंट डायबिटिक है। ठीक है, ये क्लासिकल सिम्टम्स अगर प्रेजेंट है तो क्लियर हो गया ये चारों चीज़ें। अब और क्या चेक करते हैं, तो और देखते हैं हम लोग पेशेंट का क्या देखते हैं, लिपिड प्रोफाइल देखते हैं पेशेंट का। क्या देखते हैं, लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल में क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं हाई डेंसिटी लिपिड एंड लो डेंसिटी लिपिड। ठीक है, तो हाई डेंसिटी लिपिड, इसका वैल्यू क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपिड क्या होते हैं, ये अच्छे लिपिड होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अच्छे लिपिड। ये है तो बॉडी को बेनिफिशियल है, तो इनका अमाउंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, इनका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। और जो लो डेंसिटी लिपिड है इनका अमाउंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है देन नॉर्मल वैल्यू। तो नॉर्मल वैल्यू से HDL का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और LDL का अमाउंट बढ़ जाता है। तो इतने सारे डायग्नोस्टिक करने के बाद हम लोग रिजल्ट पे आते हैं कि पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। फिर हम लोग देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ कितने टाइप का होता है, तो देखिए हम पढ़ लिए डायबिटीज़ क्यों होता है, ब्लड शुगर के बढ़ने से होता है। कितने कितने बढ़ते हैं, क्लियर हो गया। तो डायबिटीज़ 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो पहले समझ लेते हैं एक्चुअली होता क्या है टाइप 1 और टाइप 2। तो देखिए स्टार्टिंग फेज में टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, मतलब जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन आता है। इंसुलिन क्या करता है, वो ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है बाय द सेल्स, मतलब सेल्स में ग्लूकोज को भेज देता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाते हैं। क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है। लेकिन अगर ये करते करते इंसुलिन के अमाउंट अगर कम गया, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है लेकिन इंसुलिन उतना कैपेबल नहीं है उस ब्लड ग्लूकोज को अब सेल्स में भेजने में, इंसुलिन कमजोर पड़ गया है, तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का ग्लूकोज अब बढ़ गया है, ब्लड ग्लूकोज लेवल अब बढ़ गया है, तो उस केस में डायबिटीज़ हो जाएगा। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस ये हुआ कि हमारे ब्लड हमारे ब्लड में इतना ग्लूकोज बढ़ गया है कि अब इंसुलिन जो है बहुत अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है, लेकिन हमारा बॉडी जो है वो इंसुलिन से रेसिस्टेंट हो गया है। मतलब अब इंसुलिन आ रहा है तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है बॉडी पे, सेल्स पे, जो कि सेल्स क्या कर रहे थे, इंसुलिन के थ्रू अपटेक कर रहे थे ग्लूकोज का। लेकिन अब क्या हो गया है, इतना ज़्यादा उस चीज़ों को कर लिया है कि अब सेल्स क्या है, रेसिस्टेंट हो गए हैं इंसुलिन के प्रति। अब उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इंसुलिन आ रहा है या नहीं आ रहा है।
ठीक है। तो उस केस को हम लोग बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो देखिए टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है ना, कि इंसुलिन अगर आ रहा है बेचारा लेकिन वो इंसुलिन का अमाउंट कम गया है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, क्योंकि टाइप 1 में इंसुलिन का अमाउंट कम गया है, अगर ज़्यादा होता तो भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा है, क्यों, इंसुलिन की वजह से, तो उसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में तो इंसुलिन है लेकिन हमारा सेल्स उसके प्रति रेसिस्टेंट हो गया है, जिससे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर हो गया, इंसुलिन से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए, अब टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, जब कोई पर्सन लीन थीन होता है, फिर जब यंग होता है तो उस टाइम ये होता है। ठीक है, उस टाइम पता नहीं चलता हमें, फिर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो ये लेस कॉमन है। ठीक है, मोर कॉमन क्या है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। जब पेशेंट टाइप 2 के स्टेज में पहुंच जाता है तब वो ध्यान देता है, भाई अब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है और इंसुलिन भी कम गया है, तो उसको इंसुलिन देना पड़ता है। आप लोग देखे होंगे क्लिनिकल ड्यूटी में, तो उसको क्या बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर हो गया, टाइप 2 ज़्यादा डेंजरस होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, और टाइप 1 लेस कॉमन होता है। टाइप 1 किस में होता है, ये लीन थिन पर्सन में मिलता है, यंग एज में मिलता है, और टाइप 2 कब मिलता है, ये ओबीज पर्सन में मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और एक और टाइप 1 के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, कि टाइप 1 का बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, ये वायरस के इन्फेक्शन से भी हो सकता है। ठीक है, और किस हो सकता है, ये ऑटो एंटीबॉडीज कुछ सीक्रेट होते हैं, उसकी वजह से भी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। ऑटो एंटीबॉडी क्या होता है, वैसे एंटीबॉडी जो कि हमारे बीटा सेल्स के पास आ जाएंगे और वहां से पैनक्रियाज को सीक्रेट ही नहीं होने देंगे, उनके अगेंस्ट काम करने लगेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटो एंटीबॉडी, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का कॉज। और टाइप 2 का कॉज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे रीजन की वजह से होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कितने कितने रीजन होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। क्लियर हो गया। और हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस को इंसुलिन देकर ठीक कर सकते हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को इंसुलिन देकर ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ हम लोग समझ लिए टाइप 1 टाइप 2 के बारे में। तो अब लिख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो टाइप्स क्या होता है डायबिटीज मेलाइटस का, तो सबसे पहला आते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, और नेक्स्ट क्या है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये लेस कॉमन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये मोर कॉमन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस को शॉर्ट में डीएम लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है ड्यू टू वायरल कॉज या फिर वायरल कॉज हो सकता है, फिर हो सकता है ऑटो एंटीबॉडी से हो सकता है। इसके क्या होते हैं, इसके मल्टीपल कॉज होते हैं, मल्टीपल कॉज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। इसके बाद ये क्या होते हैं, इनको इंसुलिन से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इनको इंसुलिन से ठीक नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया। इसके में क्या होता है, वायरल कॉज से हो सकता है, और किससे होता है, ये इसके मल्टीपल कॉज हो सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ लिए। ठीक है, तो इतना नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, फिर उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स जो कि पेशेंट शो करेगा। फिर हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर टाइप 2 को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस का कोई पेशेंट आएगा तो कौन कौन से फीचर्स को शो करेगा वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला फीचर है, सबसे पहला फीचर इसमें क्या है, पॉलीयूरिया,
मतलब एक्सेसिव मैच्योरेशन करेगा पेशेंट। पॉलीयूरिया जिससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होगा पेशेंट में से। तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होगा तो पेशेंट को ज़्यादा प्यास लगेगा तो वो ज़्यादा पानी पिएगा, उसको क्या बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। क्लियर हो गया, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया। फिर क्या होगा इसमें पेशेंट का वेट लॉस हो जाएगा। पेशेंट का वेट लॉस हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा खाना खाएगा, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगा, उसको क्या बोलते हैं पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो गया पॉलीयूरिया, मतलब एक्सेसिव मैच्योरेशन, बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट कर रहा है जिससे क्या हो गया है पॉलीडिप्सिया, बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हो सकता है वेट लॉस होगा, तो वेट लॉस होगा तो बहुत ज़्यादा खाना खाएगा तो उसको क्या बोलेंगे पॉलीफेजिया। फिर इसमें क्या होगा कि भाई बहुत ज़्यादा उसको प्यास लग रहा है तो ड्राई माउथ रहेगा, अगर हाइड्रेशन को सही से मेंटेन नहीं करेगा तो क्या होगा ड्राई स्किन हो जाएगा, ईची स्किन हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वीकनेस हो जाएगा पेशेंट को, और बहुत ज़्यादा सीवियर है तो इन्फेक्शन भी हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये सब क्या है, ये सब है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं, मतलब क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। तो कौन कौन से क्लिनिकल फीचर होते हैं, तो इसमें सबसे पहला है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मीन्स क्या होता है एक्सेसिव यूरिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा तो फिर पानी का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा, मतलब पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मीन्स क्या होता है ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पानी को कंज्यूम करना। ठीक है, उसका नेक्स्ट इसमें क्या होता है वेट लॉस। वेट लॉस होगा तो क्या होगा ज़्यादा भूख लगेगा, ज़्यादा खाना खाएगा, उसको क्या बोलते हैं पॉलीफेजिया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सेसिव हंगर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं पॉलीडिप्सिया को एक्सेसिव थ्रस्ट। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को क्या होगा ड्राई माउथ रहेगा, हमेशा ड्राई माउथ होगा। उसके बाद क्या होगा ड्राई या फिर इची स्किन रहेगा, उसको वीकनेस भी हो जाएगा, वीकनेस। तो ये सारे क्लिनिकल सिम्टम्स है जो कि किसमें देखने को मिलेगा हमें इन द पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, तो इसको नोट करिए क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, वेट लॉस, पॉलीफेजिया, ड्राई माउथ एंड ड्राई इची स्किन, नेक्स्ट वीकनेस। ठीक है, तो ये सब देख लिए क्लिनिकल सिम्टम्स। उसके बाद सीवियर केस में इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर उसको ट्रीट ना करें, बहुत ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाए। अब देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। कॉजेज ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस के कितने कॉज हो सकते हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल कॉजेज है जिससे डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकते हैं, तभी तो इतने कॉमनली फाइंड होता है हमारे इन्वायरमेंट में डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, तो सबसे पहला कॉज है, देखिए इसमें सबसे पहला कॉज है पेनक्रियाज से रिलेटेड, मतलब पेनक्रियाज का जो बीटा सेल है वो इंसुलिन सिक्रिएट करता है। तो अगर उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, वो डैमेज हो गया तो क्या होगा इंसुलिन सिक्रिएट नहीं होगा और जो ब्लड में ग्लूकोज है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है जेनेटिक कॉज की वजह से हो सकता है। जेनेटिक कॉज में क्या होता है कि कुछ जीन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने में। ठीक है, जिसमें आता है HLA DR3 HLA DR4 जिन, बस इसका नेम याद रखना है HLA DR3 HLA DR4। फिर कुछ वायरस होते हैं जैसे कॉक्सैक की वायरस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करते हैं। फिर एज से रिलेटेड, एज भी इसका फैक्टर है, स्ट्रेस से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। ठीक है, फिजिकल इनएक्टिविटी से, वो कोई ऐसा इंसान है जो कि सिर्फ खाया जा रहा है, वो कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है तो उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। ओबेसिटी से डायबिटीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा तो ग्रोथ हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, वो मेटाबॉलिज्म करता है ग्लूकोज का, प्रोटीन का, फैट्स का। तो उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो क्या होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। उसका मेडिसिन में स्टेरॉइड के ज़्यादा कंजप्शन से भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे सिरप्स होते हैं जिसमें शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा कंज्यूम करने से भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। तो मल्टीपल कॉजेज है जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है।
ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, जेनेटिक कॉज देखें। उसके बाद क्या देखें हम लोग, एज देखें। उसके बाद कुछ ऑटो इम्यून कंडीशन भी होते हैं जिसमें इंसुलिन के प्रति ऑटो एंटीबॉडी बन जाते हैं, ठीक है। GAD एंटी GAD बन जाते हैं, वो लोग लिखेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, एज, स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, फिर कुछ ग्लैंड होते हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा, थायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, और उससे क्या होगा कि ग्लूकोज टूटेगा और फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। स्टेरॉइड का ज़्यादा कंजप्शन से होता है, मेडिसिन, शुगर सिरप के ज़्यादा कंजप्शन से भी हो सकता है डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं एक एक करके कॉजेज़ को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहला कॉज और मोस्ट कॉमन कॉज और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज है डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जेनेटिक कॉज। जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं उनका नेम याद रखिएगा, HLA, DR3 और DR4। ये जीन जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एज, बढ़ती उम्र के अनुसार क्या हो सकता है, ओबेसिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंक्रीज वेस्ट का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है, फिजिकल इनएक्टिविटी इसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद इसमें क्या हो सकते हैं, कुछ ऑटो एंटीबॉडीज बनते हैं उसकी वजह से हो सकता है। ऑटो एंटीबॉडी क्या होते हैं, जो जिस सेल्स को नॉर्मली काम करना चाहिए उसके प्रति कुछ अपोजिट एंटीबॉडी बन गया और उसके फंक्शन को हैम्पर कर रहे हैं। जैसे कि इंसुलिन के प्रति अगर एंटीबॉडी बन गया, इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडी बन गया तो क्या होगा, इंसुलिन कम सीक्रेट होगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रेस की वजह से भी बढ़ सकता है, स्ट्रेस से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। उसके बाद क्या होगा, कुछ इंडोक्राइन कॉजेज होते हैं, जैसे कि क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंडोक्राइन कॉजेज मतलब इसमें क्या हो सकता है, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन या फिर इंक्रीज T3 एंड T4। तो इंक्रीज करने से T3 T4 या फिर ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करने से क्या हो सकता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। उसके बाद इसमें क्या हो सकता है, और इसमें एक और कॉज हो सकता है कि जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर रहे हैं, सेल्स के द्वारा ग्लूकोज का अपटेक कम हो गया है, तो ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगा। भाई ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर नहीं जा रहे हैं तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ व्हाट, ग्लूकोज, ठीक है। सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज कम हो जाने की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ मेडिसिन लाइक स्टेरॉइड एंड शुगर सिरप, इनको ज़्यादा कंज्यूम करने से भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है पेशेंट में और उसको डायबिटीज़ हो सकता है। क्लियर हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, जेनेटिक कॉज, एज, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, ऑटो एंटीबॉडी बढ़ने के कारण, स्ट्रेस के कारण, इंडोक्राइन कॉजेज हो सकते हैं जिसमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाते हैं, T3 T4 बढ़ जाते हैं जिससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, ग्लूकोज और प्रोटीन्स का, फैट का, जिससे ग्लूकोज अमाउंट बढ़ सकता है। फिर डिक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज के कम हो जाने से क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और डायबिटीज़ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कुछ मेडिसिन है जिससे, जैसे कि स्टेरॉइड्स और शुगर सिरप, इससे भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे बढ़ता है, पता चल गया, और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं भी पता चल गया, वो क्या होता है डायबिटीज़ मेलाइटस ये पता चल गया, और क्या पता चल गया कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ है पेशेंट को, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद
हम लोग इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो हो गया स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखते हैं जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2 मिनट का टाइम और लेंगे आपका और इसको 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि हार्मोन क्या होता है। तो हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है जो कि विच एक्ट्स लाइक केमिकल मैसेंजर। ये क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है एनर्जी, मूड और रिप्रोडक्शन को। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्लैंड में। ग्लैंड क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, फिर ऑर्गन होता है जो कि हार्मोन को सिक्रीट करता है। ये 3 टाइप का हो सकता है ग्लैंड, एक्सोक्राइन, मिक्स्ड या फिर एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वैसे ग्लैंड होते हैं जिसमें डक्ट प्रेजेंट होता है, वो डक्ट के थ्रू जाते हैं टारगेट ऑर्गन पे या फिर जहाँ उनको जाना होता है टारगेट जगह पे, और वहाँ पर जाकर अपना फंक्शन शो करते हैं। जैसे कि क्या होता है, सेलेवरी ग्लैंड है जिसमें आता है पैरोटिड ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, ये सब क्या है, सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, उसमें डक्ट नहीं होता है, वो अपना सिक्रेशन ब्लड में देते हैं, फिर ब्लड के थ्रू फ्लो होकर जहाँ उनका टारगेट होगा वहाँ पर जाकर बाइंड करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसके इफेक्ट को शो करेंगे, ठीक है। फिर एक होता है मिक्स्ड टाइप का। मिक्स्ड टाइप में क्या होता है, जिसमें आता है पैनक्रियाज, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, दोनों प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज आप पढ़े होंगे, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो उनका अलग डक्ट के थ्रू होता है, इनका विदाउट डक्ट होता है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप से काम करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, डिफिनीशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस का डिफिनीशन क्या होता है, इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल हायर देन नॉर्मल वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर हो गया। और कौन कौन से हार्मोन है जो कि एसोसिएटेड होते हैं डायबिटीज मेलाइटस में, तो उसमें सबसे पहला हार्मोन क्या होता है, ग्लूकागोन। दूसरा हार्मोन क्या होता है, इंसुलिन। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कुछ डायग्नोस्टिक, जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 126 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो ब्लड ग्लूकोज शुगर बढ़ चुका है और उसको डायबिटीज़ हो सकता है। पोस्ट प्रेंडियल अगर 200 से ज़्यादा है तो वो हो सकता है। अगर फिर HbA1c मोर देन 6.5% है तो डायबिटीज़ हो सकता है। फिर रैंडम ब्लड शुगर अगर मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर है तो डायबिटीज़ हो सकता है। प्लस इसमें कुछ क्लासिकल सिम्टम्स भी पेशेंट्स को करने चाहिए, जैसे कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और वेट लॉस। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसका हम लोग क्या देखे थे, टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। कितने टाइप्स का होता है, मेनली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप वाले को क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और सेकेंड को क्या बोलते हैं, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। फर्स्ट वाला उतना कॉमन नहीं होता है क्लिनिकल बेसिस पे, और सेकेंड वाला ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। फर्स्ट वाले जो होते हैं वायरल कॉजेज की वजह से होते हैं, और सेकेंड वाले क्या होते हैं, मल्टीपल कॉजेज से हो सकता है वो, ठीक है। उसके बाद और हाँ, एक और बात याद रखिएगा कि जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है ये डीके कॉज करता है, डीके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो क्या होता है। और जो सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस होता है वो क्या करता है, वो कोमा कॉज करता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कीटोटिक कोमा, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देखें अभी, सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो सिम्टम्स में क्या देखें, सबसे पहले पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, वेट लॉस एंड पॉलीफेजिया। उसका ड्राई माउथ, ड्राई इची स्किन, वीकनेस, ये सब क्या है, फीचर्स हैं किसके, डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट के, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखें नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। सबसे पहला कॉज क्या है, बोलिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। उसके बाद क्या आते हैं, एज आता है, फिर स्ट्रेस होता है, फिर क्या आता है, ऑटो एंटीबॉडी आता है, जेनेटिक कॉज हो सकते हैं, उसके बाद फिजिकल इनएक्टिविटी हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है। इस सब की वजह से क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। उसके बाद डिक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, इससे भी होता है, मतलब सेल्स ग्लूकोज को कम ले रहे हैं जिससे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। उसके बाद क्या है, कुछ ड्रग्स है जैसे कि स्टेरॉइड, शुगर सिरप, इनको लेने की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है। उसके बाद क्या है, एक और चीज़ क्या है, हाँ, कुछ इंडोक्राइन कॉजेज होते हैं, जैसे कि कुछ हार्मोन हैं जो कि उतने तो इफेक्ट नहीं करते हैं ब्लड ग्लूकोज को, बट अगर उनका अमाउंट ज़्यादा बढ़ गया तो वो भी इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, T3 T4 है, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, कॉजेज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो ऐसे ही बिना देखे हम लोगों को एक्टिव रिवाइज करना है, आप लोग भी ऐसे ही मेथड को अपनाइएगा, बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग इसको मैनेज करें, टाइप 1 टाइप 2 को, इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है वो देखेंगे, फिर इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, उसका टाइप्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके आगे का, ठीक है। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, ओके। और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी पास करिए। थैंक यू।